नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पेट्रोलियम मंत्री का मंत्रालय तो बदल गया, लेकिन पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ। नए मंत्री ने भी आकर ऐलान नहीं किया कि पेट्रोल के दाम फिर से 60 रुपए लीटर हो जाएंगे। ऐसी किसी हेडलाइन की तलाश में फिलहाल नए पेट्रोलियम मंत्री के पदभार ग्रहण करने की तस्वीरों से ही काम चलाया जा रहा है। दिल्ली में भी पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया है। इस तरह से जो जहां था वहीं पर है। महंगाई की इन स्थायी खबरों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कि भारत को लेकर क्या बातें हो रही हैं। स्टैन स्वामी के निधन से दुनिया भर से गंभीर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस पर विदेश मंत्रालय को बयान देना पड़ा। इसके बाद भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आज बयान जारी कर स्टैन स्वामी के निधन पर चिंता जताई है। कहा है कि हम जेसुइट पादरी और आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाले फादर स्टैन स्वामी के हिरासत में निधन से दुखी हैं। स्वामी गैर कानूनी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए के तहत जेल में थे। हम सरकार से मांग करते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने सभी नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा करता है और प्रोत्साहित करता है। विदेश मंत्रालय को पता नहीं है कि जब कश्मीर में इंटरनेट और फोन बंद किए गए थे तब गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। उसमें गृहमंत्री कह रहे हैं, आपको सुना रहा हूं, कि टेलीफोन की सेवा नहीं मिलती है तो वो ह्यूमन राइट लगता है। पूर्व नौकरशाहों के कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा था, जस्ट टू रिमाइंड यू, नॉट ओनली विदेश मंत्रालय। एक दौर चालू हुआ आतंकवाद का, जिसने अब तक 41,800 लोग मारे गए हैं। 41,000। ह्यूमन राइट के सवाल उठाने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, 41,800 लोग मारे गए हैं। इनकी विधवाओं के ह्यूमन राइट की कभी आपने चिंता की है? इनके यतीम बच्चों के ह्यूमन राइट की कभी आपने चिंता की है क्या? टेलीफोन की सेवाएं नहीं मिलती है, वो ह्यूमन राइट लगता है? 41,800 लोग मारे गए। फादर स्टैन स्वामी के निधन से दुनिया भर में अच्छा संकेत नहीं गया है। इसी केस में अमेरिका की फोरेंसिक लैब आर्सेनल ने तमाम सबूतों की जांच कर बताया है कि आरोपियों के कंप्यूटर में साइबर हमलावरों ने सबूत प्लांट किए। यह कितनी गंभीर बात है। फ्रांस से रफाल को लेकर जांच की खबर के बाद एक और खबर आई है। ब्रिटेन की केन एनर्जी ने दावा किया है कि उसे पेरिस में भारत की 20 मिलियन यूरो की संपत्तियों को जब्त करने का न्यायिक आदेश मिला है। भारतीय रुपए में 176 करोड़ होता है। कंपनी का दावा है कि उसे फ्रांस की अदालत से पेरिस में मौजूद भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश मिला है। इस कंपनी और भारत सरकार के बीच टैक्स के विवाद का इतिहास बहुत लंबा है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में यह कंपनी भारत सरकार के खिलाफ जीत गई है। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि भारत सरकार को $1.2 बिलियन कंपनी को लौटाने होंगे। भारत को इस राशि पर जुर्माना वगैरह भी देना होगा। कंपनी का कहना है कि अगर भारत सरकार उसके पैसे नहीं देगी तो दुनिया भर के देशों में मुकदमा करेगी और वहां मौजूद भारत सरकार के दफ्तरों, बैंकों और संपत्तियों पर अपना कब्जा मांगेगी। भारत के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उसे फ्रांस के किसी कोर्ट से इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है। सरकार पता लगा रही है और कानूनी चुनौती देने के लिए तैयार है। मुझे रोज ऐसे सताए गए लोग ईमेल करते हैं, फोन करते हैं कि उनकी जमीन और मकान पर फला नेता और पुलिस के लोग मिलकर कब्जा कर रहे हैं। अगर ब्रिटेन की कंपनी पेरिस में ऐसा कर भी लेती है तो चिंता की बात नहीं। इन भारतीय नेताओं और पुलिस अधिकारियों को पेरिस भेजा जाना चाहिए। वे 1 मिनट में ब्रिटिश कंपनी से कब्जा छुड़ाकर अपना कब्जा कर लेंगे। जब से प्रधानमंत्री राज्य मंत्री विस्तार परियोजना अर्थात मंत्रिमंडल विस्तार का समाचार गोंडा समाचार, आगरा समाचार और बलिया समाचार में बदलते हुए कुर्मी समाचार, ब्राह्मण समाचार में बदला है, मुझे लगता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का ट्रैक पकड़ लेना चाहिए। ब्राजील चलना चाहिए, जहां के अखबारों की हेडलाइन में भारत को विस्तार से जगह मिल रही है। भारत बायोटेक को स्वदेशी बताकर उससे खुद को जोड़ लेने की छवि ब्राजील में भारत को नुकसान पहुंचा रही है। 28 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद स्थित इस कंपनी के प्लांट का दौरा किया। तभी इस छवि के साथ धारणा बनने लगी कि भारत और भारत के वैज्ञानिक टीका बना रहे हैं। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सरकार ने कहा कि भारत बायोटेक और सीरम को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक नया पैसा नहीं दिया है। तब भी जब भारत बायोटेक के साथ आईसीएमआर भी साझीदार है पेटेंट में। बार बार दोहराया जाता है कि भारत के वैज्ञानिकों ने टीका बनाया है।
हम आज तक नहीं जानते कि भारत के वे कौन से वैज्ञानिक हैं। 28 जून को विंबलडन कोर्ट में डेम सारा गिलबर्ट को सलामी दी गई। गिलबर्ट ने टीके की खोज की है। टेनिस का मैच देखने आए दर्शकों ने खड़े होकर उन्हें सलामी दी। गिलबर्ट की खोज के आधार पर ही ऑक्सफोर्ड का टीका बना है। फिर भारत के वे वैज्ञानिक कहां हैं, उनका नाम और चेहरा अभी तक सामने क्यों नहीं आया है, ताकि हम सभी खड़े होकर उन्हें भी अपनी अपनी जगह से सलामी दे सकें। ब्राजील की बात करनी थी, होने लगी भारत की। यही होता है, भारत की बात कीजिए तो होने लग जाती है ब्राजील की। ब्राजील में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के साथ हुए करार को लेकर वहां का सुप्रीम कोर्ट, संसद की कमेटी और स्वास्थ्य मंत्रालय जांच में लगा हुआ है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो विरोध प्रदर्शनों से घिरे हुए हैं। कोविड के दौर में खराब काम करने से नाराज जनता 40 से अधिक शहरों में प्रदर्शन कर चुकी है। कोवैक्सीन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी लोगों में गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब कोवैक्सीन को ब्राजील की नियामक संस्था और WHO ने मंजूरी नहीं दी तो उस समय इसके साथ करार क्यों किया गया? क्यों फाइजर के सस्ते प्रस्ताव को ठुकराकर कोवैक्सीन के साथ महंगी डील की गई? बोल्सोनारो सरकार ने भारत बायोटेक के साथ $32 करोड़ यानी करीब 2375 करोड़ रुपए की डील की थी। ये ब्राजील द्वारा टीके के लिए की गई सबसे महंगी डील है। डील हो जाने के बाद 8 मार्च को भारत बायोटेक ने ब्राजील में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी। 30 मार्च 2021 को ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक एनवीसा ने कंपनी को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया और उसके आयात पर रोक लगा दी। तब भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा था कि एनवीसा राष्ट्रवादी फैसला ले रही है क्योंकि वो भारत के टीके को ब्राजील से बाहर रखना चाहती है। वे इस फैसले का विरोध करेंगे और इसके खिलाफ अपील करेंगे। ये सारी तस्वीरें हमें ब्राजील की गिल ओलिवेरा, समांथा हनॉफ और केरन ल्यूकमन ने भेजी हैं। इन सभी का कहना है कि वे दुनिया को बताना चाहते हैं कि ब्राजील में क्या हो रहा है। प्रदर्शनों में वामपंथ और दक्षिणपंथी विचारधाराओं की पार्टियां, नौजवान और बुजुर्ग सब शामिल हैं। वहां पर लोग पोस्टर लेकर चल रहे हैं कि टीका दो, रिश्वत नहीं। लोग स्वास्थ्य और विज्ञान की बात कर रहे हैं, शिक्षा और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। बोल्सोनारो को इन सब के लिए खतरा बता रहे हैं, उनके सत्ता से हटने की मांग कर रहे हैं। ब्राजील की संसद की कमेटी बोल्सोनारो सरकार की महामारी के दौरान व्यवस्था और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और कोवैक्सीन को लेकर जांच कर रही है। दोनों के ही तार भारत से जुड़े हैं। ब्राजील के चैनलों पर इस कमेटी की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। पूरा देश देखता है कि इस मामले में क्या कहा जा रहा है। भारत की तरह नहीं कि बंद लिफाफे में जानकारी दी जाती है। संसद की जो कमेटी इस मामले की जांच कर रही है, उसकी कार्रवाई का सीधा प्रसारण पूरे देश में होता है। सवाल उठ रहे हैं कि सिंगापुर की एक कंपनी ने भारत बायोटेक के बदले 334 करोड़ का बिल कैसे बना दिया, जबकि इस कंपनी का नाम सौदे में था ही नहीं। ये कंपनी क्यों भारत बायोटेक के बदले ब्राजील सरकार से अग्रिम भुगतान के लिए कह रही थी? वहां के स्वास्थ्य अधिकारी रिकार्डो मिरांडा ने सीनेट में कहा है कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव था कि इस बिल को मंजूर कर दें, तभी संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बोल्सोनारो को जानकारी दी गई लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। भारत बायोटेक ने कहा है कि यह कंपनी कोई शेल कंपनी नहीं है, यानी फर्जी नहीं है। कृष्णा एल्ला की है जो 2020 से काम कर रही है। इसका काम टीके की बिक्री और मार्केटिंग देखना है। भारत बायोटेक की सफाई को ब्राजील में कई स्तर पर चुनौती दी जा रही है। 29 जून को भारत बायोटेक का बयान आया था, लेकिन उसके बाद भी ब्राजील में तूफान नहीं थमा। हमारी सहयोगी वृंदा ने शोभन सक्सेना से बात की। आपने दीवार में शोभन सक्सेना, फ्लोरेंसिया कोस्टा की रिपोर्ट देखी होगी। इन दोनों ने मिलकर इस विवाद पर अब तक 6 रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं। इनमें कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शोभन सक्सेना ब्राजील से टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के लिए रिपोर्ट कर चुके हैं। दीवार के लिए भी लिखते हैं, भारत में किसी ने इन सवालों को संज्ञान में लेने की जरूरत ही नहीं समझी। कोर्ट ने भी बायोटेक ने क्लैरिफिकेशन अभी दिया जून 30 को। उसमें उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने एक तो कहा कि कोवैक्सीन को भारत में, ब्राजील में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुका है जून 4 को। ये बात सरासर गलत है। उनको ये यूज का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने एप्लीकेशन जून 29 को दी थी और 30 जून को उनकी एप्लीकेशन सस्पेंड कर दी गई है। दूसरी बात,
भारत बायोटेक ने अभी तक डिनाई नहीं किया है, इस बात का खंडन नहीं किया है, सफाई नहीं की कि क्यों सिंगापुर की एक कंपनी जो कि ऑफशोर कंपनी है वहां से इनवॉइस भेजा गया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इनको पेमेंट डिलीवरी के बाद होना था, तो इनवॉइस एडवांस पेमेंट के लिए क्यों भेजा, इसका सफाई नहीं दी गई है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो मेडिसिन बायोटेक जो सिंगापुर की कंपनी है उनका वो इसके जो भारत बायोटेक के जो ओनर हैं उनकी अपनी कंपनी है, लेकिन सवाल ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में नाम है वो भारत बायोटेक का है, तो क्यों कैसे अब वो एक ऐसी कंपनी जो उनकी अपनी हो सकती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो आपने उसके नाम से इनवॉइस क्यों भेजा, इसकी सफाई भी उन्होंने नहीं दी है। तो जिस तरह से उन्होंने सफाई देने की कोशिश की इन मुद्दों पे, वो और कंपनी के लिए एक्चुअली खराब हो गया, वो ज्यादा ही उसमें फंस गए हैं, और ये बात अभी संसद की जो समिति यहाँ पे जांच कर रही है इन मुद्दों को उठाएगी। तो आने वाले हफ्ते मेरे ख्याल से भारत बायोटेक के लिए और मुश्किल पैदा करेंगे। भारत बायोटेक ने क्यों कहा कि उसे ब्राजील में मंजूरी मिल गई है, जबकि ब्राजील की संस्था कहती है कि मंजूरी नहीं दी गई है। 5 दिन बाद भारत बायोटेक को अपना बयान बदलना पड़ा, यह कहकर कि सिर्फ निर्यात की अनुमति दी है ताकि कोवैक्सीन का नियंत्रित माहौल में इस्तेमाल और वितरण हो सके। तो 29 जून वाले बयान में क्या गलत जानकारी दी गई थी कि मंजूरी मिल गई है? ब्राजील के ट्विटर पर कुछ दिनों से कोवैक्सीन गेट ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग कोवैक्सीन गेट। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जांच पूरी होने तक भारत बायोटेक के साथ 2375 करोड़ की डील निलंबित की जाएगी। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो के खिलाफ आपराधिक जांच के आदेश पर मुहर लगा दी है। 29 जून को भारत में बायोटेक ने कहा था कि कंपनी को ब्राजील सरकार से कोई पैसा नहीं मिला है, ना ही ब्राजील को कोई टीका दिया गया है। ब्राजील के साथ $15 की जो कीमत तय हुई है वो पहले से ही निर्धारित है, लेकिन अब सब कुछ हवा में है। भारत बायोटेक एक बड़ी कंपनी है, उसकी दुनिया में साख है। उसके लिए भी जरूरी है कि इन विवादों पर और विस्तार से पक्ष रखे और बताए कि ब्राजील की नियामक संस्था के फैसले के खिलाफ किस कोर्ट में कहां पर जाकर उसने अपील की है। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि यहां भी इन मामलों की जांच हो। अब ये चिंता का विषय है कि कोवैक्सीन का मुद्दा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अगर आज की डेट में आप किसी ब्राजीलियन से पूछें कोवैक्सीन, तो उसके बारे में जानता है, और उसके बारे में ये जानता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई घपला हुआ है। ये बात जनता के मन में बैठ गई है, क्योंकि ये जो सेनेट की जो कमेटी जो जांच कर रही है वो टीवी पे उसको लाइव दिखाया जाता है, दिन भर उस पर कमेंट्री होती है, मीडिया है नए नए रोज खुलासे कर रहा है, और बहुत ज्यादा डैमेजिंग रिपोर्ट्स हैं। तो लोगों के मन में बात पूरी तरह से बैठ गई कि वैक्सीन में कोई घपला है। अगर वैक्सीन अगर यहाँ पे आ भी जाती है तो यहाँ पे कोई ब्राजीलियन उसको लगवाने वाला नहीं है। तो ये भारत बायोटेक की जो छवि है उसके लिए बहुत खराब है। ब्राजील में विवाद नहीं हो रहा है, वहां बवाल मचा हुआ है। रफाल को लेकर भी चुप्पी है, रक्षा मंत्री भी चुप हैं, लेकिन वे दूसरे मसलों पर बोल रहे हैं। अमर उजाला अखबार में रक्षा मंत्री का एक बहुत जरूरी बयान छपा है। बेशक रफाल पे नहीं है, लेकिन धर्मांतरण पर तो है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण से जुड़े लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आप इस खबर को पढ़ें। रक्षा मंत्री की इस सख्त चेतावनी को पढ़कर रफाल के डीलर भी चौकी के नीचे छिप जाएंगे। फ्रांस में मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। फ्रेंच डेयर टू ऑर्डर व्हाट वी डिड नॉट। रविवार को कोलकाता से छपने वाले अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ ने हेडलाइन लगाई। 3 जुलाई को एसोसिएट प्रेस से यह खबर आती है कि फ्रांस के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर ऑफिस पीएनएफ ने हाल के आरोपों के संदर्भ में जांच करने के लिए एक जज को नियुक्त किया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि रफाल को हासिल करने के लिए रिश्वत दी गई है। याचिका वित्तीय मामलों के एक एनजीओ ने दायर की है, जिसने पहले भी एक याचिका दायर की थी कि दासों ने रिलायंस ग्रुप को इसलिए चुना क्योंकि इसके प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं। पहले इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को दिया जाना था। HAL को हटाकर उस ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसका एविएशन में कोई अनुभव नहीं है। तब खबर आई थी कि रिलायंस ने राष्ट्रपति ओलांद की पार्टनर जूलिए गायत की फिल्म में पैसे लगाए हैं। ओलांद ने कहा था कि हितों का टकराव नहीं था। फ्रांस के लामोंद अखबार ने कहा था कि 2015 में रिलायंस की फ्रेंच कंपनी ने टैक्स भुगतान के मामले की जांच रद्द कर दी थी। फ्रांस के लामोंद अखबार ने कहा था कि 2015 में अनिल अंबानी की एक फ्रेंच कंपनी पर टैक्स भुगतान के मामले की जांच रद्द कर दी थी। दासों ने किसे पार्टनर बनाया, उसमें फ्रांस का रोल नहीं था।
दासो ने दलाली से इनकार किया। वायर की पत्रकार मिताली मुखर्जी ने मीडिया पार्ट के पत्रकार यान फिलिपिन से बात की है। ये उसी बातचीत का संक्षिप्त हिस्सा है जो आप देखने जा रहे हैं। That new announcement and these new rules announced by Mr. Modi that allowed Dassault to kill the partnership with HAL and to sign a new partnership with Reliance. And what we reveal is that Dassault and Reliance signed the first partnership memorandum of understanding 2 weeks, 15 days before Mr. Modi's surprise announcement. And that is very troubling because we can wonder whether Dassault and Reliance were informed in advance about these new rules set up by Mr. Modi. And this is all the more surprising that this announcement was really a surprise. You know, nothing leaked. 2 days before the announcement, the Indian foreign minister said, no, everything is okay. Discussions are ongoing with HAL. 2 weeks before, during an air show in Bangalore, Dassault said everything is on track with HAL, everything's fine. And just the day after saying this, he signed an agreement with Reliance, so 2 weeks before Mr. Modi's announcement. इसे लेकर कांग्रेस फिर से आक्रामक हो गई है। फ्रांस में जांच के आदेश होने से उसके आरोपों को बल मिला है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से होनी चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट 2 देश थे, एक फ्रांस एक हिंदुस्तान। फ्रांस जिसको कि राफेल डील से लाभ हुआ है, आर्थिक लाभ हुआ है और आरोप है कि ज्यादा लाभ हो गया, उसने तो जांच बैठा ली। जिस देश को नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को, उसने जांच नहीं बैठाई। अब ये सवाल तो जायज है या नहीं, आप बताइए। तो कितने सवाल आपके मन में है? आपने कहा 6 सवाल आपके मन में, क्या क्या वो सवाल है? हम तो चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, आइए जवाब दीजिए। आपसे नहीं बात करना चाहते, किसी और से करिए। आप हमें बताइए कि 126 विमान खरीदने थे, उनको घटाकर 36 क्यों किया गया? 570 करोड़ रुपए का एक विमान होना था, आपने 1670 करोड़ क्यों खर्च किए उस एक विमान पर? आप ये बताइए कि जो एग्रीमेंट थी उसमें एंटी करप्शन क्लॉज था, जो यूपीए के वक्त भी था, आपके रक्षा मंत्रालय ने भी रखने की चेष्टा की, आपने क्यों हटवा दिया? आप ये बताइए कि जो क्लॉज था जिसमें मिडिलमैन नहीं होने चाहिए थे, वो क्लॉज क्यों हटा दिया? आप यह बताइए कि HAL जिसमें 108 विमान हिंदुस्तान में बनने थे, यहाँ रोजगार मिलता, वो आपने क्यों हटा दिया एग्रीमेंट से और आपने एक प्राइवेट पार्टी को ले आए ऑफसेट पार्टनर? ये तमाम सवाल हैं जिसके उत्तर चाहिए। इसके जवाब में बीजेपी के संबित पात्रा का बयान काफी मजेदार है। इस बयान में पात्रा कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस देश में आरोप लगते हैं वो जांच करती है। सवाल तो वही है कि भारत में भी आरोप लग रहे हैं, तो यहां जांच क्यों नहीं हो रही है? किसी भी देश में, किसी भी सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहां की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है? ये हमें नहीं लगता है। जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड और एक मैजिस्ट्रेट को अलॉट किया गया है इस पूरे विषय को देखने के लिए। ये ठीक वैसे ही है। आप देखते होंगे भारतवर्ष में जिस प्रकार से कोई फाइल आती है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास और वो फाइल के ऊपर हस्ताक्षर करता है कि प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली, बस वैसे ही है। किसी ने कंप्लेन किया, एक एनजीओ ने कंप्लेन किया है, उस एनजीओ का नाम भी आपके सामने आया है, फ्रांसिस सेरपा, ऐसा एक एनजीओ का नाम है। उन्होंने राफेल को लेकर, वो पहले भी कंप्लेन करते रहे थे, कंप्लेन किया है, एक मैजिस्ट्रेट असाइन किया गया है। मगर इस पूरे प्रकरण को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राजनीति आरंभ कर रहे हैं, यह दुखद है। दिलचस्प सफाई है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच की याचिका को ठुकरा दिया था, लेकिन क्या बीजेपी को याद नहीं कि जब यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, प्रशांत भूषण ने इस फैसले की समीक्षा याचिका दायर की थी कि सभी तथ्य पेश नहीं किए गए हैं, तब कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी थी। लेकिन उसमें एक बात कही गई थी। जस्टिस KM जोसेफ ने अलग से कहा था कि न्यायिक फैसला शिकायत के आधार पर सीबीआई को FIR दर्ज करने से नहीं रोकता है, बशर्ते भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत पहले से अनुमति ली गई हो। You remember what former French President François Hollande said to Mediapart back in 2019. He said that Anil Ambani had been imposed to France, and that, I quote him, France
did not have the choice about the name of the partner. So, of course, this has been denied by the French government, today's French government, by the Indian government, also by Dassault and Reliance, who claim that they partnered, in free will. But there is this suspicion, and this suspicion was born from all that you said, that the partnership doesn't seem to have great interest for Dassault, but has a great interest for Reliance, and also these declarations from the former French president, who clearly said that Reliance had been imposed to France by the Indian government. पूर्व राष्ट्रपति साफ साफ कह रहे हैं फ्रांस के कि अनिल अंबानी को थोपा गया, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि कौन था जो कह रहा था कि अनिल अंबानी की कंपनी को शामिल करें, नहीं तो डील नहीं होगी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हटाकर एक प्राइवेट कंपनी जो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच रही थी, उसकी वकालत क्यों की गई? 11 फरवरी 2019 के हिंदू में एन राम ने लिखा है कि अगस्त 2016 तक यह प्रावधान था कि भ्रष्टाचार होने पर कार्रवाई होगी, लेकिन सितंबर में रक्षा मंत्रालय की एक बैठक में वो शर्त हटा दी जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 126 विमानों वाली डील की समीक्षा में सीएजी ने लिखा है कि 2012 में तब के रक्षा मंत्री ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच के आदेश दिए थे कि डील की शर्तों में इंटीग्रिटी क्लॉज यानी ईमानदारी की शर्तों का पालन किया गया है या नहीं। तो इस बार ये शर्तें क्यों हटाई गईं? पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी जांच कराना चाहते थे तब जब किसी प्रकार के आरोप नहीं लगे थे। अब आरोप लग रहे हैं तो जांच से इनकार किया जा रहा है। इसी अप्रैल में जब आप कोरोना की दूसरी लहर से तबाह हो रहे थे, तब फ्रांस से खबर आई थी कि वहां की एंटी करप्शन अथॉरिटी ने रफाल बनाने वाली कंपनी की ऑडिट के दौरान कुछ गड़बड़ी पाई है और कहा है कि सौदे के लिए एक बिचौलिए को 8 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। फ्रांस में जांच हो रही है कि किसी भारतीय को दलाली दी गई है और भारत बिना जांच के कह रहा है कि दलाली नहीं दी गई है। अखबारों में इन खबरों पर विस्तार से रिपोर्ट नहीं होती है। आप समझते हैं, सामान्य चीजों को बड़ी घटना के रूप में पेश किया जाता है ताकि ऐसी खबरें दब जाएं, अपने आप पीछे चली जाएं और इन्हें खत्म कर दिया जाए। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रेस की आजादी को लेकर रिपोर्ट तैयार करता है। इसकी सूची के अनुसार भारत पाकिस्तान से 3 पायदान ऊपर है। 180 देश में भारत 142वें स्थान पर है। इस बार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक नई श्रेणी बनाई है। इस श्रेणी में 32 राष्ट्राध्यक्षों को रखा गया है जिनके शासनकाल में पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, मीडिया की आजादी कम की जा रही है। इस श्रेणी में उत्तर कोरिया के किम जोंग, पाकिस्तान के इमरान खान के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। अगर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर गोदी मीडिया के मानकों को पत्रकारिता का मानक बना ले तो भारत एक ही झटके में नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन बाहरी शक्तियां विश्वगुरु के विश्व शक्ति बनने से ईर्ष्या कर रही हैं इन दिनों। ये वाली लाइन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए है, खूब चलेगी, आजमा लीजिए और ब्रेक ले लीजिए। भारत सरकार एक अध्यादेश लाई है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे तो 1 साल की जेल होगी और हड़ताल में आर्थिक मदद करेंगे, चंदा वगैरह देंगे तो 2 साल की जेल होगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों ने इस अध्यादेश के खिलाफ 8 जुलाई को काला दिवस मनाया है। कानपुर, पुणे, कोलकाता, औडी, नालंदा, शिमला, चेन्नई, नागपुर, कटनी और कपूरथला सहित देश भर में 41 जगहों पर मौजूद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारियों ने गुरुवार को काले बैज लगाकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए, अध्यादेश को काला कानून बताया, निगमीकरण के खिलाफ आवाज उठाई। रेलवे से लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने भी इनके समर्थन में प्रदर्शन किए। भारतीय रेलवे मजदूर संघ के आह्वान पर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के तत्वावधान में आज 1 दिवसीय काला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आप साथियों से अनुरोध है कि ब्लैक बैज लगाकर भारत सरकार के इस अलोकतांत्रिक निर्णय का विरोध करने का कष्ट करें। धन्यवाद। हमारी आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जो ये काला अध्यादेश लाया गया है, हम इसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और यह एक अजीब संयोग है कि ऐसा काला कानून लाने वाले मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय के माननीय मंत्री जी कल अपने पदभार से मुक्त हो गए। इसे हम एक अजीब संयोग भी मानते हैं। सरकार ने निर्मम, निर्दयी और निरंकुश एक कानून लाया है जिसमें हड़ताल के हक को छीन लिया गया है। हड़ताल का हक का छीनना मजदूरों के लिए
बंधुआ मजदूर से भी बदतर हालत की ओर ढकेल देना है। ये इसका संदर्भ है। कॉर्पोरेटाइजेशन को रोकने के लिए हम हड़ताल पे जा रहे थे, उसको रोक लगाने के लिए वर्तमान सरकार ने जो काला कानून लाया है उसका इस तरह विरोध होना चाहिए ताकि सरकार को हमेशा ये याद रहे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारियों के गुस्से की बड़ी वजह है 30 जून को लाया गया आवश्यक रक्षा सेवाएं अध्यादेश 2021। इस अध्यादेश की वजह से कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं। हड़ताल करने पर 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। किसी और को उकसाने पर भी 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कर्मचारियों को लगता है कि सरकार इसके जरिए उनके विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। देश का आजादी का बाद कितना भी वार हुआ, इंडो पाकिस्तान वार, बांग्लादेश लिबरेशन वार, कारगिल वार, ये सभी वार हमारा तो सेना ने जीत गया। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का माल को यूज करके उस ऑर्गेनाइजेशन को इस सरकार निगमीकरण का नाम पर, कॉर्पोरेटाइजेशन का नाम पर 7 टुकड़ा कर दिया। पुराना कितना भी रक्षा मंत्री लोग था उन सब का आश्वासन का खिलाफ में हमारा तो 4 लाख डिफेंस कर्मचारी का उनका व्यूज का खिलाफ में इस सरकार ने निर्णय ले लिया। सरकार का उद्देश्य है इसको कॉर्पोरेटाइज करके जल्दी से जल्दी इसको प्राइवेटाइज भी कर सकता है, इसको बंद भी कर सकता है। ये देश का सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। और हमारा तो 76,000 कर्मचारी है, उनका भविष्य भी बहुत बड़ा गंभीर सवाल में है। कर्मचारी पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के फैसले के खिलाफ हैं। उनको लगता है इसी बहाने सरकार इन कारखानों को निजी हाथों में बेच देगी। सरकार के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का संयुक्त संघर्ष समिति देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और रक्षा मामलों के संसदीय समिति के सदस्यों को भी चिट्ठी लिखेगा। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, यही प्रधानमंत्री महोदय बताते थे कि PSUs का जन्म खत्म करने के लिए होता है, आत्महत्या के लिए होता है। आज यही प्रधानमंत्री महोदय अपने मित्रों का सहयोग लेकर, पूंजीवादियों का सहयोग लेकर हमारी आयुध निर्माणियों को कॉर्पोरेशन में तब्दील कर रहे हैं। इसका मतलब वो हमें मारना चाहते हैं, आयुध निर्माणियों को खत्म करना चाहते हैं, देश की आत्मनिर्भरता को समाप्त करना चाहते हैं रक्षा क्षेत्र में। ये बहुत ही खराब, इसकी जितनी निंदा की जाए और हम रक्षा कर्मचारी किसी भी हद तक अपनी निर्माणियों को, अपनी मां को बचाने के लिए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी देश की सरकार की होगी। 16 जून को कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस के सारे कारखानों को 7 कॉरपोरेशन में बांटने का फैसला किया है। तर्क दिया गया कि इससे इन कारखानों में सेना के विश्व स्तर के आधुनिक हथियार बन सकेंगे। इसके खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने 26 जुलाई को हड़ताल का ऐलान किया। कर्मचारी संगठन 8 जुलाई को हड़ताल का नोटिस दे पाते, उससे पहले सरकार ने 30 जून को अध्यादेश लाकर हड़ताल को ही गैर कानूनी घोषित करवा दिया। अब कर्मचारी संगठन अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में भी हैं। भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की 30 जून को और ये कहा कि डिफेंस सेक्टर में कहीं भी कोई आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, स्ट्राइक के समर्थन में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्राइक किया तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, 2 साल की जेल होगी, 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इस तरह से हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही और इस मामले में हम सब ने तय किया कि 8 जुलाई को हम सब देश भर में रक्षा प्रतिष्ठानों में एवं उनके अलावा अन्य भी जो श्रमिक संगठन हैं वो सब अपने अपने संस्थानों के अंदर ब्लैक डे, काला दिवस के रूप में मनाएंगे। हम सारे कर्मचारी, हम पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी इस केंद्र सरकार के खिलाफ ये काला कानून वापस जब तक सरकार नहीं लेगी, हम समयबद्ध तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से हमारे तीनों फेडरेशन इस सरकार को झुकाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और ये आंदोलन आज तो शुरुआत है, ये आंदोलन मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जन जागरण करेंगे कि सरकार ने हमारा मौलिक अधिकार छीना है।
देश के लिए हथियार बनाने वाले कामगारों को भी काला दिवस मनाना पड़े तो यह चिंता की बात है। अच्छा हो सरकार बातचीत कर मामला सुलझाए। यह हजारों लोगों के भविष्य का मामला है और देश की प्रतिरक्षा के कड़ी का एक अहम पहलू भी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।